फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड मैथ में जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 चैप्टर जिसका नाम है क्या, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में जो है ना, जितना भी आपका डिटेल्ड है, जितना भी डिटेल है, जितना भी उसमें कॉन्सेप्ट है, हमने आपको 6 वीडियो यानी 6 वीडियो को हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जिसमें से पहला वीडियो में क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, यानी द्विघात समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, तो हमने उसमें बताया था, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको वहां पे पता होगा कि द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद से मिलकर बनता है, द्विघात बहुपद से ही बनता है ना। और उसको हमने बहुपद चैप्टर 2 चैप्टर में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने बहुपद चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में बहुपद चैप्टर दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से बहुपद देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में बदल दिया जाता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। जहां पे a ≠ 0 होता है, a 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि a 0 के बराबर हो गया तो उसका a अगर 0 हो गया तो 0 में x² से गुना करें तो क्या हो जाएगा, वो उसका क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे कंडीशन लगाया गया है कि a ≠ 0 यानी a 0 के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो ABC जो होता है वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म, अचर मान होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था कि द्विघात समीकरण का हल क्या होता है, तो हमने बताया था कि द्विघात समीकरण में शामिल चर का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर समीकरण के LHS और RHS दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं, तो वहां पे वो जो चर का मान है वो दिए गए द्विघात समीकरण का क्या कहलाता है, दिए गए द्विघात समीकरण का हल क्या बोल सकते हैं, मूल कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको मूल कहते हैं। 4 चैप्टर में हम मूल कहते हैं, 3 चैप्टर में हम उसका हल कहते हैं, और 2 चैप्टर में हम क्या कहते हैं, उसका शून्य कहते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब सेम होता है, बस चैप्टर बदला, बात बदल गया, मतलब सब उसका वही है ना, बोलने का बस तरीका बदल गया, है ना। तो वहां पे जो हम लोग निकाले हैं, यानी जो आपका क्या बोलते हैं, x का जो मान है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। अगर LHS RHS बराबर आ गया उस x के मान को रखने पर समीकरण में, तो उसके बाद हमने बताया कि द्विघात समीकरण के हल को 4 विधियों से ज्ञात किया जाता है। एक आपका गुणनखंड विधि, जिसको आपने 2 चैप्टर में भी किया हुआ है, बहुपद में किया हुआ है, आपका क्या, गुणनखंड विधि, जिसको हमने सेपरेट वीडियो के थ्रू हमने आपको बता दिया है। वहां पे कंप्लीट वहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, है ना, कि आपको गुणनखंड विधि में हर एक स्टेप अगर उसको देख लेते तो आपको गुणनखंड विधि में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा वीडियो में हमने क्या दिया है, दूसरा वीडियो में हमने बताया है आपका वर्गमूल विधि क्या होता है, यानी अगर द्विघात समीकरण दिया हो तो वर्गमूल विधि से उसको कैसे हम हल करते हैं। तो वर्गमूल विधि के बारे में काफी डीप डिटेल उसमें दिया गया है ना। अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो आप वर्गमूल विधि से काफी आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा यानी अगले वाले वीडियो में, यानी चौथे वीडियो में हमने क्या, चौथा पार्ट में हमने क्या बताया था, हमने बताया था पूर्ण वर्ग विधि। क्या बताया था, पूर्ण वर्ग विधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है पूर्ण वर्ग विधि। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। तो इसको काफी ध्यान से देखिएगा, या देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर उसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पे हम आपको देखेंगे, वहां पे देखेंगे आपकी प्रॉब्लम को, तो वहां पे दूर करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो आपका वर्ग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे बच्चों को काफी दिक्कत होता है, क्योंकि वहां पे डीप वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ना, कि कैसे आ रहा है, किस तरह काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो चौथा जो पार्ट है आपका द्विघात समीकरण का, जो चौथा पार्ट है, उसमें कंप्लीट ईच एंड एवरी स्टेप, है ना, वहां पे हमने क्या किया है, क्लियर किया हुआ है ना। तो आप उसको अगर देख लेते हैं तो आपका क्या बोल सकते हैं, वो पूर्ण वर्ग विधि में आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चौथा वीडियो में हमने क्या किया था, चौथा पार्ट में हमने पूर्ण वर्ग विधि के बारे में क्या किया था, बताया था, ठीक है। 5वां पार्ट में हमने बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसको मैंने एक क्वेश्चन बनाया था और हमने काम कराया था। उसका जो 6 पार्ट था, आपके वीडियो का जो 6 पार्ट था, उसमें क्या था, आपका द्विघाती सूत्र था, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, यानी द्विघात क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र कहते हैं, उसको द्विघाती सूत्र कहते हैं, या उसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र ने उसको, श्रीधराचार्य एक क्या थे, सेंट थे, जिन्होंने वो रूल्स को क्या किया था, ये इजाद किया था। इसीलिए उनके नाम पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यानी द्विघाती सूत्र को हम कहते हैं क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो अब तक जो है हमने उतना
देख लिया था वो सारे 6 पार्ट में। और ये जो आपका पार्ट है वो क्या है, आपके वीडियो का 7th पार्ट है, जिसमें हमने बताया था आपको विवेचक यानी विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनांट के बारे में बताना है, मेरे काम करना है। तो अब ये डिस्क्रिमिनांट होता क्या है? डिस्क्रिमिनांट कहने का मतलब ये है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दे दिया गया, कोई द्विघात समीकरण दे दिया गया, तो क्या वो जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसका मूल निकलेगा, उसका मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना? यानी मूल जो है वास्तविक है कि नहीं है, मूल अवास्तविक है कि नहीं है ना? तो कहने का मतलब है अभी तो हमको अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना नहीं है, क्लास 10 तक अवास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। क्लास 11th में जाते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, तो वहां पे आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, अवास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है ना? तो यहाँ पे जो आपके द्विघात समीकरण आएंगे उनके मूल वास्तविक भी हो सकते हैं, अवास्तविक भी हो सकते हैं, लेकिन हमको सॉल्व किसको करना है? वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, अवास्तविक को नहीं सॉल्व करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपका जो द्विघात समीकरण है उसका मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, है ना? तो इसको करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? उस समीकरण का मतलब उस द्विघात समीकरण का क्या निकालना पड़ेगा? उस द्विघात समीकरण का हमको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्या? विवेचक कहते हैं या विविक्तर कहते हैं, ठीक है? तो अब हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी द्विघात समीकरण आपको दे दिया जाए तो आपको पहले क्या करना होगा? उसका मूल निकालना, उसका प्रकृति जानना पड़ेगा। प्रकृति का मतलब क्या? उस जो द्विघात समीकरण है उसका जो प्रकृति है वो वास्तविक है कि अवास्तविक है कि नहीं है? तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमको द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है हमको पता करना है कि उसका मूल वास्तविक होगा है कि अवास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक तक ही यानी क्लास 10th तक आपको वास्तविक तक का ही क्या निकालना है? मूल निकालना है, यानी अवास्तविक का मूल नहीं निकालना है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है? डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक या विविक्तर, ठीक है, निकालना। तो समझ में आ गया होगा कि हमको डिस्क्रिमिनांट हम लोग क्यों निकालते हैं, विविक्तर क्यों निकालते हैं, कि नहीं है ना? इसीलिए ताकि पता चल सके कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसका मूल जो होगा वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए कि वास्तविक के केस में ही हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण का क्या करते हैं? मूल ज्ञात करते हैं, है ना? अवास्तविक के केस में द्विघात समीकरण का मूल हम लोग ज्ञात नहीं करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना टॉपिक, आपका जानते हैं कि क्या है? आपका पार्ट 4 है, इसको हम कहते हैं क्या? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है? उसको हिंदी में विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं, और डिस्क्रिमिनांट को डिनोट करते हैं किससे? डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। समझ आ रहा है? डिस्क्रिमिनांट को डिनोट करते हैं डी से, और डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही क्या होता है? आपका विवेचक होता है यानी विविक्तर होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से कौन विवेचक यानी विविक्तर का क्या है? सूत्र है। कौन सूत्र है? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? विविक्तर का सूत्र होता है, ठीक है? बात समझ आया? अब डिस्क्रिमिनांट जो है में कितना रूल है उसमें हम देखना है, मतलब स्थिति देखना है। क्या देखना है? स्थिति। तो पहला स्थिति कहता है कि अगर d मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। क्या है? यानी d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? बड़ा हो किससे? 0 से क्या हो? बड़ा हो। यानी यहाँ पर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac क्या लिखेंगे? 0 से बड़ा हो, ठीक है? उसका मतलब यही है, ठीक है? क्या हो? बड़ा हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो? बड़ा हो। यहाँ पे क्या मूल कितने होंगे? मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? असमान होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर
शून्य से d अगर बड़ा है, शून्य से क्या है, अगर d बड़ा है, इसका मतलब ये है क्या है, ये प्लस में है ना। अगर नंबर प्लस में आ जाए तो उसके मूल तो वास्तविक होंगे, और वास्तविक का मतलब क्या, हल तो निकालना है। लेकिन जब हल निकालेंगे ना तो दो तो हल आएगा, क्योंकि पावर 2 है तो उसका मूल कितना निकलेगा, 2 तो निकलेगा। तो दो जो आपका मूल निकलेगा वो क्या होंगे, असमान होंगे, माने एक तरह नहीं होंगे, यानी अलग अलग आपको मिलेंगे, है ना। जैसे अगर एक x का मान अगर क्या है, 2 है, तो दूसरा x का मान कितना होगा, -3 होगा। मतलब क्या, मूल क्या होंगे, एक तरह नहीं होंगे, असमान होंगे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि डिस्क्रिमिनेंट के कौन ऐसा केसेस में जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो लिखेंगे b² - 4ac शून्य से बड़ा हो, यानी b² - 4ac ग्रेटर देन 0। इन दैट केस, है ना, द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी इस तरह। तो पहला बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि अगर b² - 4ac बराबर हो 0 के, b² - 4ac क्या हो, यानी लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0 के बराबर होता है, के बराबर हो, ठीक है। 0 के बराबर हो तो वो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, एवं समान होंगे। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर b² - 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब क्या आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट यानी जो d है वो क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन जो x का मान होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। x का मान जो होगा वो क्या होगा, दोनों समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। तो कहेगा कि विवेचक का कौन सा एक स्थिति है, कौन सा एक कंडीशन है जिसमें मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बताएंगे b² - 4ac बराबर 0 ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन आपका टिक कीजिएगा। वहां पे इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब तीसरा जो अंतिम रूल है, तीसरा जो रूल है वो कहता है कि अगर b² - 4ac छोटा हो 0 से, यानी क्या लिखेंगे, लिखेंगे b² - 4ac शून्य से छोटा, शून्य से छोटा का मतलब क्या, माइनस में चला जाए, क्या हो जाए, माइनस का मतलब क्या, वहां पे काम नहीं करना, यानी अवास्तविक हो गया वहां, ठीक है। जब काम सॉल्व कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, यानी शून्य, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर हो। यानी अगर b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब क्या, माइनस में चला जाए, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, मूल अवास्तविक होगा, क्या होगा, मूल अवास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। यानी पहला दूसरा कंडीशन आता है तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन तीसरा अगर आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन कहां पे, आपको 11th में, if you will take mathematics then you have to just solve this। शून्य से बराबर या छोटा होगा, क्या, शून्य से बराबर होगा, छोटा होगा, शून्य से छोटा, शून्य से छोटा, शून्य से छोटा बराबर नहीं, शून्य से छोटा, है ना। b² - 4ac अगर शून्य से छोटा हो मतलब क्या, माइनस में हो, ठीक है। अगर माइनस में आ जाए d, क्या, माइनस में d मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब डिस्क्रिमिनेंट का केसेस है, डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, स्थिति है। तो अगर d जो है वो क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या, इसका मतलब यही तो है कि जो d है वो बड़ा हो जाए किससे, 0 के, तब क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। और अगर d बराबर हो जाए 0 के, और d मतलब क्या, ये 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर d छोटा हो जाए 0 से तो क्या होगा, मूल अवास्तविक हो जाएगा। यानी अवास्तविक के केस में हमको सॉल्व नहीं करना है, हमेशा वास्तविक के केसेस में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका यूज हमको करना कैसे है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं, है कि नहीं, ताकि बात समझ आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे होगा कि दिए गए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात कर मूलों का
मूलों के प्रकृति को बताएं, मूलों के प्रकृति को बताएं, मूलों के प्रकृति को क्या करें बताएं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2x² क्या 2x² माइनस 7x और प्लस में 3 बराबर क्या 0, क्या कोई दिक्कत नहीं है, यह हमें क्वेश्चन दिया। अब लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब a की जगह पे क्या है तो 2, b की जगह पे क्या है तो -7 और c की जगह पे क्या है 3। हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि विवेचक है ना, क्या लिखेंगे विवेचक के लिए, विवेचक ही तो निकालना है। विवेचक के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं b बराबर b² माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे b कितना है तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 2 और c कितना है 3, तो 7 का स्क्वायर 3 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस से कैंसिल हो जाएगा और 4 3 12 12 यहाँ 36, 4 गुना 8 8 से 24, क्या हो जाएगा 24। तो ये क्या है d है d बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है d 25 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b बड़ा है इससे 0 है ना, b क्या है 0 से बड़ा है। तब पता क्या है कि b अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक और हम ले लेते हैं, एक कंडीशन ये हमने ले लिया, एक और हम लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 3x² प्लस 7 क्या प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a कितना है तो 3 है, b कितना है तो 3 है, c कितना है तो -2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे विवेचक के लिए, कहीं विवेचक भी लिखता है, कहीं विवेकतर भी लिखता है। ठीक है, बात वही है, वैसे बता दिए हैं, दोनों का मतलब क्या है सेम ही है। अब d बराबर क्या होता है 2² माइनस 4ac होता है, और d ठीक है d कितना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 है और इंटू c कितना है -2 है। ठीक है, तो d बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9 और माइनस प्लस 4 3 बार 24, यानी d कितना हो गया 24 तो 9 4 13 यानी कितना 33 हो गया। मतलब क्या यानी d किससे है, d क्या है बड़ा है किससे 0 से, तो बस बड़ा है तो क्या यही कंडीशन और नहीं होगा। ठीक है, अगर आप d ऐसे सॉल्व करें, ठीक है d सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर 0 हो गया तो 0 अगर d बराबर है 0 तो वो कंडीशन दूसरा वाला, और अगर d छोटा हो गया मतलब क्या अगर d 0 आ गया और d देखिए अगर d आ गया 25, d आ गया 0 और d हो गया -8, तो समझ रहे हैं ना, यानी d 25 है मतलब क्या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है और d है 0 से छोटा है। तो जानते हैं इस केसेस में d होगा, इस केसेस में होगा, लेकिन इस केसेस में नहीं होगा, मूल्य अवास्तविक हो जाएगा। तो यहाँ मतलब डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विवेकतर समझने में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर इसमें हमको नहीं लगता इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा, है ना, कुछ बड़ा है ना रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना, अगर इतना बात समझ में आ गया तो इसको लिखना चाहिए, रिसेट करें तो मिटाएंगे हम। ठीक है, तो यही होता है क्या डिस्क्रिमिनेंट विवेचक या विवेकतर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक और विवेकतर। ठीक है, तब देखते हैं आगे। अब आपको जो अभी हमने विवेकतर यानी डिस्क्रिमिनेंट बताया उससे आपको क्वेश्चन कैसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, उसमें आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताएं। मतलब बताएं कि जो मूल होंगे दिए गए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे, है ना। अब टॉपिक देंगे यहाँ पे दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताएं, मूलों की प्रकृति को बताएं। इससे क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, बताएं। ठीक है,
तो मूलों की प्रकृति का मतलब क्या है? जब भी बोलेगा मूलों की प्रकृति, इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का बात हो रहा है, ठीक है। जब भी पूछा जाए मूलों की प्रकृति को बताएं तो समझिएगा क्या इसका डी पूछा जा रहा है, विवेचक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उन तीन क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं तीन कंडीशन है। एक क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से, तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दूसरा क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो क्या होता है? मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? समान होंगे, है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो 0 से छोटा हो, है ना, यानी माइनस में चला जाए तो क्या होता है? मूल अवास्तविक होता है ना। उस केस में हमको सॉल्व भी नहीं करना है ना, छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मूलों का प्रकृति होता है वो क्या आता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x और क्या आपका माइनस 3 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a कितना है? 2 है, b कितना है? 4 है, माइनस 4 है और c कितना है? माइनस 3 है। कोशिश कीजिएगा कि माइनस को छोड़ने की, माइनस को छोड़िए सारा खेला खत्म। तो क्या विवेचक के लिए क्या d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर b कितना है जी? तो b है हमारा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू कितना? माइनस 3। तो b बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 गुना 8 8 से कितना? 24। तो 8 6 6 4 10 गुना आपने वो इसके लिए कितना? 4 यानी कितना हो गया? 40 हो गया। इसका मतलब क्या है? d किससे है? बड़ा है किससे? 0 से। तो अब जानते हैं अगर d बड़ा है 0 से तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा और क्या होगा? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान होगा। तो इस तरह से हमने बता दिया क्या? इस तरह से हमने बता दिया कि इस तरह क्वेश्चन देगा तो आएगा मूल की प्रकृति बताइए, तो कहा लेकिन क्या ऑप्शन रहेगा? मूल वास्तविक एवं असमान। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे रहेगा, ये पहला हो गया, है ना। दूसरा हम लेते हैं, ठीक है, कुछ दूसरा लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका है 4x स्क्वायर माइनस 4√3x, ठीक है, और प्लस 3 बराबर कितना? 0। तो फिर वही काम क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a कितना है? 4 है, b कितना है? तो माइनस 4√3 और c कितना है? आपका 3 है। अब क्या? विवेचक के लिए अब क्या? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है? तो हमारा है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? तो a है आपका 4 है और इंटू c कितना है? आपका 3 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 के पास 4 का स्क्वायर आपको 16 और स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 16 3 48 माइनस 4 का 16 3 कितना? 48 यानी d है d कितना आ गया? 0। अब जानते हैं अगर d 0 आ जाए तो क्या होगा? मूल तो वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। तो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे इसका दिए गए द्विघात समीकरण का क्या कर रहे हैं? मूल निकाल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हम देख लेते हैं, है ना। तो दो से आपको 2 कंडीशन तो पता चल गया कि हाँ करना कैसे, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x और क्या 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस क्या आपका 4 बराबर 0। तो अगर यहाँ पर लिखे तो कंपेरिजन पहले करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या हो जाएगा? a कितना है? b कितना है? तो आपका 1 है ना। आपका c कितना है? 4 है। और क्या लिखेंगे? विवेचक के लिए, ठीक है। तो अब जानते हैं d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बराबर b कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना? 2 गुना c कितना? 4। तो d बराबर कितना? 1 का स्क्वायर 1 4 गुना 8 चुका 4 गुना 8 8 कितना? 32। यानी d बराबर कितना हो गया? माइनस 31 आ गया कि नहीं आ गया? यानी क्या पता चल रहा है? d किससे छोटा है? किससे? 0 से, है ना। तो क्या होगा? मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक ये मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। इस केस में हमको सॉल्व ही नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर ये आया तो आप सॉल्व कीजिएगा, ये आया तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन ये आएगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है। तो अब तो हमको लग रहा होगा कि यहाँ पे आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यानी दिए गए द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है ना, सो दैट इज द प्रोसेस फ्रॉम इट यू कैन फाइंड द रूट ऑफ व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दिए गए द्विघात समीकरण के रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज की इस क्लास में तब तक यहीं तक है ना, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, आप 4.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।